आज देखें कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब आपके मन में जैसे ही सवाल आता है या फिर हम जैसे सुनते हैं ये कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनी का आगमन, हमारे दिमाग में सीधा स्ट्राइक करता है अंग्रेज। सीधा दिमाग में कौंधता है एक ही बात कि यूरोपियंस यानी भारत में आगमन, यानी शासन, यानी अंग्रेजों का शासन। तो क्या केवल अंग्रेज आए भारत में? कई सारी कंपनियां आई, और कई सारी कंपनियां आई। आने का एम क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों आई थी? घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए, या फिर शासन करने के लिए, या व्यापार करने के लिए? कई सारे सवाल निकल कर आते हैं मन में। तो उसी सारे सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में, और मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि वैलिड रीजन क्या था, क्यों आए, और फिर भारत में धीरे धीरे व्यापारी से शासन की ओर देखने लगे। यानी वो आए थे ख्वाब लेकर व्यापार करने, लेकिन ख्वाब पाल बैठे कि मैं शासक बन गया हूं। यानी वो आए थे ख्वाब लेकर व्यापार करने, और ख्वाब में वो शासक बन बैठे, और वाकई में उन्होंने क्या किया, भारत में शासन किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। आप देख पा रहे हैं वास्को डी गामा 1498 में, लेकिन उसके पहले 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्री रास्ते के जरिए भारत को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बेचारा किस्मत का मारा पहुंच गया कहां, अमेरिका। यानी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, और अमेरिगो वेसुपुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। यह मत याद रखना कि अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पर पड़ा है, नहीं, अमेरिगो वेसुपुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। मतलब हम ढूंढने निकले, एसएससी की नौकरी मिल गई हमें रेलवे की, कोई नहीं मिली। तो कहने का मतलब है कि कोलंबस साहब ने ढूंढने निकले भारत को, मिल गया अमेरिका। तो हम लोग कहते हैं कि सर भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो क्या इसके पहले भारत नहीं था? भारत था। पॉइंट समझना, इन 1498 वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। यानी वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा। भारत नहीं, भारत पहले से भी है। जैसे मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे सपोज मान लीजिए ये कोलकाता है, और कोलकाता से दिल्ली NH2 जाती है। एकदम समझना बच्चे, अब NH2 जा रही है कोलकाता से दिल्ली। अब आप में से कोई एक कोलकाता से निकले, NH2 यानी झारखंड इंटर किए, झारखंड इंटर करने के बाद यूपी इंटर करेंगे, वाराणसी होते हुए जाएंगे दिल्ली। लेकिन अब आप लोग में से कोई एक नया रास्ता खोज दे कोलकाता से दिल्ली वाया बिहार की कैपिटल पटना। तब जिसने खोज की उसके नाम पर कहेंगे ना कि उसने दिल्ली की खोज की एक नए रास्ते से। सेम मैच यही काम किया था वास्को डी गामा ने, यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोज डाला। इसीलिए कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो ये पहुंचा किस रास्ते से? He reached Calicut by sailing around Africa by the Cape of Good Hope। यानी प्रशांत महासागर के आसपास की बात करें बच्चों, तो केप ऑफ गुड होप उत्मासा अंतरिक्ष जगह है। यानी यहां पर पुर्तगाल है, लिस्बन है, और आप देख रहे हो मैप में, यहां से खोजते हुए अटलांटिक ओशियन से होते हुए, इंडियन ओशियन से होते हुए, यहां कालीकट केरल में है। यानी
उत्माशा अंतरिक्ष के माध्यम से अफ्रीका होते हुए नौकायान करके कालीकट पहुंचा था। सोचो कितना घूमा ये बंदा, कहां पुर्तगाल यहां है और पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा ही लिया। क्वेश्चन आएंगे कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज किस रास्ते से की? उत्माशा अंतरिक्ष होते हुए जो अफ्रीका के माध्यम से इंटर किया। कहां? कालीकट जो पड़ता है कहां पे? केरल में, भारत में। केरल में, भारत में। बच्चे समझा पा रहा हूं? एकदम समझना, इमेज को देखना, मैप को देखना, क्लियर हो जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया बाय सी रूट। समुद्री मार्ग से भारत में यूरोपीय का पहला आगमन था। यानी भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी वाया सी रूट पोर्तुगीज, यानी पुर्तगाली पहले कंपनी, पहली या पुर्तगाल पहला देश था जो समुद्री मार्ग के जरिए भारत तक पहुंचा। जिसमें से अगर बात करें तो वास्को डिगामा की बात करें, वास्को डिगामा की बात करें। आप देख सकते हो, एकदम देख रहे हो कैसे कैसे पहुंच रहा है ये। यहां कालीकट गोवा के पास, गोवा के नीचे केरल। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अब यूरोपीय कंपनी की स्थापना क्रम की बात करें, कौन सी कंपनी की स्थापना कब की गई, ये कई बार पूछता है। एक मजेदार ट्रिक बताते हैं, अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कहना सर क्लियर है। ठीक है, देखो कैसा ट्रिक क्या है समझते हैं। पुत्र अड़ा डैड फंसा। अब सर ये कैसा ट्रिक है? सबसे पहले पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 16 AD में। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। इसके बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। और ये है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्वीडन की है 1731 में, 1731 में। तो ये एक ट्रिक्स है बच्चों, पुत्र अड़ा डैड फंसा। अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सी यूरोपीय कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई है, तो इस ट्रिक के जरिए आप निकाल सकते हो कौन सी कंपनी की स्थापना पहले की गई। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि पोर्तुगीज के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आते हैं भारत में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1608 में। आगमन अलग है। स्थापना की बात करेंगे, स्थापना की बात करेंगे तब क्या होगा, ये सीक्वेंस होगा। लेकिन अब बच्चों समझना, अगर कह दे कि इनमें से कौन सी यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में हुआ है, तो सब कुछ एक रहेगा, केवल पोर्तुगीज के बाद डच होगा और अंग्रेज यहां हो जाएंगे। यानी ये अंग्रेज यहां हो जाएंगे और ये यहां हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1608 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के साथ ये भारत पहुंच जाता है। आई बात समझ में? तो ये स्थापना के हैं और जब कहा जाएगा भारत आगमन का तो ये आपस में इंटरचेंज कर देंगे, अदरवाइज सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, चलिए आपके मन में सवाल चल रहा होगा, वाई यूरोपियंस केम टू इंडिया। यूरोपीय लोग भारत क्यों आए, रीजन क्या था? जैसा कि क्लास में शुरू में कहा, ताजमहल देखने के लिए आए थे, भूल भुलैया देखने के लिए आए थे। क्यों आए थे? सबसे मेन रीजन बच्चों, ट्रेड, व्यापार। भाई हम कंपनी है ना, कंपनी है तो भाई हम तो चाहेंगे व्यापार करना। तो सबसे पहले क्यों? क्योंकि इंडिया रॉ मटेरियल के मामले में, कच्चे माल पदार्थ के मामलों में धनी है। तो ट्रेड इन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट लाइक कॉटन, हैंडीक्राफ्ट्स वाज द मेजर रीजन विच लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यानी
कपास और हस्तशिल्प जैसे व्यापार आधारित कृषि उत्पाद प्रमुख कारण थे जिसके कारण यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ। पहला रीजन सॉलिड। दूसरा कारण मसालों का प्रमुख स्रोत था भारत, अभी भी है। दक्षिण भारत को देखोगे, खासकर केरल को, तो मसालों का बगीचा कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। मेरी बात समझना एकदम। तो सर मसाला, यार मसाला के लिए कोई आता है क्या? मसाला के लिए क्यों आएगा? बिहाइंड देखो, अब जितने भी यूरोपीय कंपनी है, आपको पता है ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है ना। अब यूके चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, ठंडा प्रदेश है। तो ठंडा प्रदेश है और खासकर ये लोग मांस ज्यादा पसंद करते हैं। अब सोचो, अब तो भारत में भी मतलब मांसों का पिकल, मीट पिकल आ गया, मांस का अचार आ गया है। तो मांस पसंद करते हैं। और मांस, अगर आप लोग मांसाहारी हो, खाते हो, तो मांस तभी खराब नहीं होगा हम जितना ज्यादा मसाला डाल देंगे इसमें। तब क्या होगा, मांस को हम 2 से 3 दिन तक आसानी से चला सकते हैं मसाला डालकर। क्यों? क्योंकि खराब नहीं होगा, स्मेल नहीं करेगा। और ये चाहते क्या थे, ठंडा प्रदेश है और भारत में सबसे ज्यादा वैरायटी का मसाला मिलता है। सबसे ज्यादा वैरायटी कहां है? भारत में है। पता नहीं यार क्या क्या डालते हैं, लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, क्या क्या कहते हैं उसे, पेड़ के छाल भी डाल देते हैं, पत्ते भी डाल देते हैं, है ना। तो दूसरा रीजन। तीसरा रीजन की बात करते हैं। अब जो लैंड रूट था, इस पर बहुत ज्यादा मारामारी था। मारामारी यानी कंपटीशन था। और सी रूट जो खोज की गई थी, समुद्री यात्रा की खोज की गई थी, तो सी रूट्स वर डिस्कवर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, टैक्सेशन एक्सेट्रा विच वर जनरली फेस्ड ड्यूरिंग लैंड बेस्ड जर्नी। मेरी बात समझना, संघर्ष, कराधान आदि को कम करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज की गई जो आमतौर पर भूमि आधारित यात्रा के दौरान सामना किए गए थे। अब क्या हो रहा है, रोड तो बनी हुई एक ही, हम इस रोड से जा रहे हैं, मान लो मैं अंग्रेज हूं, यहां डच वाले आके रुक गए, भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस समय क्या था, पूरा समुद्र हमारा है। आज ना हम बाउंड्री बना लिए कि ये बाउंड्री इंडिया की, ये बाउंड्री पाकिस्तान की, ये बाउंड्री श्रीलंका की। उस समय पूरा समुद्र हमारा है, आप आराम से सफर कर सकते हो। तो ये रीजन था यूरोपीय कंपनी का भारत आने का। अब बात करते हैं सबसे पहले पुर्तगाली की। द पोर्तुगीज केम टू इंडिया टू ट्रेड एंड दे वांटेड टू टेक अवे द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम द अरब ट्रेडर्स। मेरी बात समझना, पुर्तगाली व्यापार करने के लिए भारत आए थे, ये तो बात फैक्ट है। और वे अरब व्यापारियों से मसाला व्यापार दूर ले जाना चाहते थे। जब पुर्तगाली का आगमन भारत नहीं हुआ था, तो भाई यहां व्यापार कौन कर रहा था? अरब ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि 1400 ईस्वी की बात है और जितने भी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत का समय है ना, ये देखना कैसे रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं इसे हम। 1498 भारत में लोदी डायनेस्टी का शासन, भारत में लोदी डायनेस्टी का शासन। और ये तो अफगान था, लेकिन सारे जितने उसके पहले आए थे सब कहां से आए थे? अरब से आए थे। और भारत में मसाला व्यापार अरब के हाथों में था। तो पुर्तगाली चाहते थे यार, इससे जो एकाधिकार बना हुआ है इसका, इससे छीनो और अपने हाथों में ले लो। तो पहले कंपनी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी, कौन आया था? वास्को डी गामा रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट इन 1498 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जमोरिन, हिंदू रूलर ऑफ कालीकट। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सबसे पहले वास्को डी गामा कहां पहुंचा? कालीकट। कहां? केरल। और किसके दरबार में? तो राजा जमोरिन। अब ये पता नहीं चल पाया है बच्चों आज तक कि इसका नाम जमोरिन था या जमोरिन इसकी टाइटल थी, उपाधि थी, कुछ पता नहीं चला है। लेकिन
राजा जमोरिन है तो मान लेते हैं। अगर समझ में आ रही है तो बच्चों बताते चलना। राजा जमोरिन के शासनकाल के दौरान 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। देखो ये राजा बैठा हुआ है और ये दस्तक लेकर आया है, भैया आपके साथ हम व्यापार करना चाहते हैं। वेलकम किया गया, जमोरिन के द्वारा वेलकम किया गया कि मोस्ट वेलकम है सर, आइए और हमारे साथ खुलकर व्यापार करिए। तो पहली कंपनी कौन हुई? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला व्यक्ति कौन हुआ? वास्को डी गामा हुआ। कहां पर आया? कालीकट आया। किस शासक के समय आया? राजा जमोरिन के समय में आया था। ठीक है। दूसरा गवर्नर आता है कौन? फ्रांसीसी डी अल्मेडा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, वास्को डी गामा भारत आया लेकिन वो गवर्नर नहीं बना। और पता है एक चीज, मजेदार चीज है कि वो वास्को डी गामा भारत आता है 1498 में और ये चला जाता है, और फिर आता है ये 1503 में, यानी 2 बार आया है। क्यों आता है पता है? ये जब जाता है, जाने के बाद मसाला लेकर जाता है तो पता है सारा कुछ ओवरऑल आने जाने के खर्च को काट कर 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। 60 गुना, कहीं कहीं तो कहता है 300 गुना प्रॉफिट हुआ है। यार अब सोचो, 1 रुपया, मैं 60 गुना मानता हूं, मैं 1 रुपया कहीं लगा रहा हूं और 1 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 60 रुपया प्रॉफिट है। यार मैं 3 बार क्या मैं इंडिया में ही रह जाऊं भाई, इतना प्रॉफिट कौन छोड़ता है? इसीलिए 1503 में वापस आया और एक गवर्नर नियुक्त कर दिया भारत में, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, कि भैया तुम गवर्नर हो, तुम हैंडल कर रहे हैं यहां के व्यापार को। लेटर बाद में 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारत में गवर्नर बनता है। भारत में गवर्नर बनता है। अब ये चीज सोचो, एकदम कहानी की तरह समझना। आप व्यापारी हो, अगर आपको फ्री में सामान मिल जाए तो प्रॉफिट आपकी क्या होगी? बढ़ेगा या घटेगा? अरे सर क्या बात कर रहे हो, बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा ना, फ्री में मिलेगा तो बढ़ेगा ही। कहा ना ना ना, अब व्यापार के साथ साथ शासन को भी संभालो, क्षेत्र पर कब्जा करो, क्योंकि देख लिया यहां के राजा कमजोर थे। तब अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर इन 1510। बीजापुर का शासक था आदिल शाह। यानी बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और इसके बाद गोवा भारत में पुर्तगालियों बस्तियों की राजधानी बन गया। पता है ये 1960 के आसपास पुर्तगालियों से लिए हैं। यानी सबसे पहले भारत कौन आई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बाद में गई भी कौन? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बाद में, पहले आया भी और सबसे बाद में गया भी। 17वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने गोवा, दीव और दमन को छोड़कर भारत में अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। क्यों? क्योंकि सालसेट और बसीन, मराठा के समय हुआ मराठा वार, एंग्लो मराठा वार। मराठों ने सालसेट और बसीन पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों की स्थिति काफी खराब हो गई और फिर पुर्तगाली, एक इनकी डिमेरिट कहें, ये क्या करते थे? जबरन अपना धर्म थोपने लगे और महिलाओं से अपना ब्याह करने लगे, भारतीय महिलाओं से अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे। इससे लोगों में गुस्सा आया, जो पुर्तगालियों का यहां से जाने, मतलब कह दें कि इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई। तो पुर्तगाली भारत के मौजूदा धर्मों के प्रति असहिष्णु थे और लोगों को ईसाई बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते थे। इसी के कारण पुर्तगालियों की स्थिति खराब हो गई। अब क्या कहा? अब आप सोच रहे होंगे सर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, आप पढ़ा रहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहा था? पुर्तगाली के बाद आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई और भारत कूद गया 1602 में ही। और 1605 में इन्होंने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम
मछलीपट्टनम, आज इसे हम मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। आज इसे हम मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, जो ये आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन क्या आएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में, कब? 1605 में। कहां है? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए, लेकिन भारत में डचों का मुख्य केंद्र जो है पुलिकट था, और बाद में इसे नागपट्टिनम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी ट्रांसफर होकर पुलिकट से कहां हो गया? नागपट्टिनम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। डचों के अन्य कारखाने कहां थे? पुलिकट, चिंसूरा, पटना, बिहार, बालासोर, नागपट्टिनम, कोचीन, सूरत, कराईकल और कासिम बाजार थे। क्वेश्चन हमेशा आएगा, इनमें से कौन से कारखाने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं या नहीं हैं, तब ये आपको समझ में आएगा कि सर ने क्यों पढ़ाया था इसे। ठीक है, लेकिन बेचारे की स्थिति खराब हो गई। एक युद्ध होता है 1759 में, बेदरा का युद्ध। बेदरा बच्चों कहां है? बंगाल में। बेदरा कहां है? बंगाल में। तो डच वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बेदरा इन 1759 एडी। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों से हार मिली, और समझौते के अनुसार डचों ने, इंडोनेशिया और अंग्रेजों ने भारत, श्रीलंका और मलाया पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यानी इस युद्ध के बाद एक समझौता होता है और कहा जाता है कि भैया डच, आप इंडोनेशिया पर शासन करिए, व्यापार करिए, और अंग्रेजों को मिल जाता है भारत, श्रीलंका और मलाया। तो हमें क्या करना? हमें भारत के बारे में ही देखना है। यानी कह सकते हैं कि 1759 के बाद बेदरा के युद्ध में डचों की स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो गई भारत में। अब बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे हमें फाइट करना है, जिससे हमें फाइट करना है, लड़ना है कि भारत को छोड़ो और जाओ। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1600 AD अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा दिए गए एक चार्टर के तहत 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। एक बार कई क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में शासन किसका था? जरा कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होगा? अकबर। क्यों? अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। जब क्वेश्चन आता है तो हम बना के आते हैं जहांगीर। क्यों? क्योंकि हमें लगता है जहांगीर के समय अंग्रेज आए, तो स्थापना भी अंग्रेज जहांगीर के समय में भी हुआ होगा। जबकि जब कंपनी बनी है तो भारत में अकबर का शासन था, जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के कंटेम्पररी थे, समकालीन थे। अब आप देख पा रहे हो, दो इमेज आपको दिख रहा होगा, कप्तान हॉकिंस और सर थॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, मजेदार इमेज है भाई, दोनों ने तहलका मचा दिया भारत में। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के पहले राजदूत, जो 1608 ईस्वी में आए, और सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार का दौरा किया। कैप्टन हॉकिंस आता है और जहांगीर से कहता है कि जहांपनाह, मैं आपके लिए शराब लेकर आया हूं, और मैं आपके दरबार से, मैं आपके राज से व्यापार करना चाहता हूं। जहांगीर सबसे बड़ा शराबी था, लेकिन तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है कौन? जहांगीर ने, भारत में। समझ रहे हो? सबसे बड़ा शराबी था, और तंबाकू पर बैन भी लगाया अपने राज्य में। तो कहता, मैं आपके लिए शराब लेकर आया हूं, मुझे आपके राजपाट से, दरबार से, आपके शासन से व्यापार करना है। जहांगीर कहता है परमिशन ग्रांटेड। भाई, शराब मिलने के बाद इनकी नीयत बदल गई और अनुमति मिल गई व्यापार करने की। ठीक है, तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई कहां? सूरत में 1608 में। जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना लगाने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी। ठीक है, अंग्रेजों को अनुमति मिल गई, लेकिन पुर्तगालियों का वर्चस्व यहां कायम था, इस कारण से यह खत्म हो गया। और फिर 1611 ईस्वी में वैधानिक लीगल फैक्ट्री
लगाने की अनुमति मिलती है मसूलीपट्टनम में, जिसे हम मछलीपट्टनम कहते हैं, जो कहां है, ये आंध्र प्रदेश में। यानी जब क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की मसूलीपट्टनम, या पहली वैधानिक फैक्ट्री, लीगल फैक्ट्री पहली मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया दक्षिण भारत में। 1615 में सर थॉमस रॉ ने जहांगीर द्वारा मुगल साम्राज्य के सभी हिस्सों में व्यापार करने और कारखाने स्थापित करने में एक स्थायी फरमान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। यानी राजा ने अब लिखित दे दिया कि अब आप व्यापार कर सकते हो, हमारे साम्राज्य में कारखाना भी लगा सकते हो। शाही फरमान लिखित, ठीक है। जब परमिशन मिला तो 1690 में जॉब चार्नक द्वारा सूतानाती में कारखाना स्थापित किया गया, और यही जॉब चार्नक साहब 1698 में सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर 3 गांवों के जमींदारी के अधिग्रहण करने के बाद कलकत्ता शहर की स्थापना की। क्वेश्चन क्या आएगा, कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन है? जॉब चार्नक है। किन गांव को मिलाकर किया गया? तो सूतानाती प्लस कालिकता प्लस गोविंदपुर इज इक्वल टू कलकत्ता। बगल में लिखिए जॉब चार्नक। सर नोट्स को एकदम ऐसा ही सरल बनाइए, याद रखने में आसानी होगी। फिर फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 ईस्वी में की गई थी, और 1717 में जॉन सुरमन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया, जिससे कंपनी को बड़ी रियायतें मिल गई कि कंपनी अब भारत में आसानी से व्यापार कर सकती है, जिससे कंपनी को फायदा हुआ। इसीलिए इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप सोच रहे हो फरमान मतलब क्या हो गया? आदेश। जिसे कहते हैं नहीं, तुगलकी फरमान है तुम्हारा। आपके घर में अगर कोई भाई कहता होगा भैया पानी पिला दो, बड़े भाई, तो छोटे भाई कहते हैं तुम्हारा तुगलकी फरमान है, आदेश, ऑर्डर दे दिया, फरमान कर दिया। तो फरमान मतलब क्या हो गया? आदेश हो गया। कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहेंगे? 1717 में फर्रुखसियर द्वारा दी गई रियायत को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, जिसमें से 2 युद्ध प्रमुख है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को। प्लासी कहां बच्चों? बंगाल में। ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। तो इस समय गवर्नर की बात करें तो गवर्नर इस समय है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर हैं। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर हैं, और सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर बख्शी, पद का नाम था मीर बख्शी, लेकिन मीर जाफर सेनापति था। साहब मीर जाफर ने कुछ नहीं किया, यानी मैच पहले से फिक्स है। मीर जाफर केवल दिखावे के लिए खड़ा रहा मैदान में, लेकिन इसने युद्ध लड़ा ही नहीं सिराजुद्दौला की तरफ से। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। किसके बीच? अंग्रेज के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। मीर जाफर कहां? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का मीर बख्शी यानी सेनापति था, जिसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। प्लासी के युद्ध से बंगाल तो हासिल हो गया, लेकिन बंगाल के बाहर निकलना था अंग्रेजों को, जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्राई पावर यानी त्रिशक्ति 3 लोग थे। एक तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेज के तरफ से
हेक्टर मुनरो ने लड़ा। अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो ने लड़ाई करा और ट्राई पावर में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर भी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने इन तीनों को हरा दिया। बक्सर कहां है? पटना के पास गंगा नदी के किनारे। बिहार यानी पटना के पास गंगा नदी के किनारे, यानी कहां है ये? बिहार में है। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764। कौन कौन लड़ा? तो कैप्टन मुनरो ने मीर कासिम बंगाल के नवाब, सुजाउदौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना को हरा दिया, पराजित कर दिया। अब बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब की जाती है? 1616 में। यानी 1600 ईस्वी के बाद 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आए थे? डेनमार्क। कहां से आए थे ये? डेनमार्क से। और इसने अपनी कॉलोनी, अपनी बस्ती यानी जब आए तो हम भाई अकेले तो आएंगे नहीं, हमारे साथ तो कम से कम लाव लश्कर तो रहेंगे, तो इसने अपनी बस्ती दक्षिणी कोरोमंडल तमिलनाडु के पास ट्रैंकबार में स्थापित की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसने अपनी पहली बस्ती, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली बस्ती कहां बनाई? ट्रैंकबार में बनाई, जो दक्षिणी कोरोमंडल तट पे स्थापित की गई थी, यानी तमिलनाडु में। अब देख लो जितने लोग आ रहे हैं सब कहां आकर बस रहे हैं? सब कोस्टल एरिया में। क्यों किया? सब आ रहा है नाव से, और सबका यही सोच है भारत जाओ, वहां से रॉ मटेरियल को छीनो, खरीदो और अपने देश में ले जाओ, वहां गुड्स तैयार करो और पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बेचो। इसीलिए लोग आ रहे हैं और कोस्टल एरिया में ही बस रहे हैं। इसने भी कोस्टल एरिया में जगह बनाई। भारत में महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती बंगाल में सेरमपुर था, या भारत में उनका मुख्यालय भी था? मजेदार क्वेश्चन। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहां था बंगाल में? सेरमपुर या श्रीरामपुर, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, कंफ्यूज मत करना। दे कुड नोट अ स्ट्रेंथ, यानी अपनी स्थिति को बेचारे मजबूत नहीं कर सके, और अंत में 1845 में सभी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को बेच दिया। अब सोचो यार, अब खुद सोचो, पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज है। अब यहां पहले से ही धुरंधर भरे पड़े हैं, अब आप आए हो बाद में, तो जाहिर सी बात है आपको तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब ये क्या कहे, 1845 तक तो अपना प्रशासन चलाया, व्यापार किया, अब ये समझ में नहीं आया, बोला यार हमें भारत में नहीं रहना, मैं अपनी बस्ती को बेच रहा हूं। इसने अपनी बस्ती अंग्रेजों को बेच दी। और पता अंग्रेज मजबूत होने के पीछे रीजन क्या था? इनका जो आप कह दो कि नेवी, इनका नेवी बहुत तगड़ा था, इनके पास नेवी बहुत तगड़ी थी, इस कारण से ये विश्व पर शासन कर सके। सोचो अंग्रेजों ने अमेरिका पर भी शासन किया है, अफ्रीका पर भी शासन किया है, एशिया पर भी किए हो यार, ऑस्ट्रेलिया भी गए हो। मतलब सोचो छोटी सी देश जिसने वर्ल्ड कप शुरू किया 1975 में और वर्ल्ड कप जीता कब? 2019 में। पूरे विश्व पर शासन किया इसने, तो बस विल पावर, इच्छा शक्ति। अब बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय कॉलबट अंडर द स्टेट पैट्रोनेज इन 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में कोलबट द्वारा राज्य संरक्षण के तहत किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में अंतर क्या था
कि जहां फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट था, वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार से कोई सपोर्ट नहीं था। वहां कुछ अंग्रेजी व्यापारी 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। हाँ, समर्थन कब मिलता है सरकार से? 1858 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत मिलता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों में? क्या अंग्रेज को सरकार का समर्थन नहीं था, ये जैसे चाहते थे वैसे करते थे। जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी काम करते थे तो वो पूछते थे सरकार से कि माई बाप, मैं ये काम करूं भारत में या नहीं करूं। ठीक है। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए 1608 में सूरत में ही अंग्रेजों के द्वारा भी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पहला फ्रांसीसी कारखाना किसके द्वारा किया गया? पहला फ्रांसीसी कारखाना 1668 में सूरत में फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा स्थापित किया गया। यानी अब देखो कितने सिमिलरिटी हैं। अंग्रेजों का भी पहला कारखाना कहां किया गया था? सूरत में। अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम वाज सेटअप। मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम दूसरी फैक्ट्री इनकी। अंग्रेजों को भी दूसरी फैक्ट्री कहां की गई थी? मसूलीपट्टनम में की गई थी। जहां अंग्रेज 1608 में करते हैं, 1611 में करते हैं, वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में सूरत में करती है और मसूलीपट्टनम में 1669 में करती है। कितने सिमिलरिटी हैं, देख रहे हो। याद रखने का तरीका यही है कि दोनों को मिलाकर पढ़िए, कभी हम भूलेंगे नहीं। तो फैक्ट्री, अच्छा ये बताओ, ये जो फैक्ट्री है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फैक्ट्री क्या हुआ करता था? आज के ऐसा फैक्ट्री क्या? नहीं। अगर आज के ऐसा फैक्ट्री होता तो मोदी जी डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया क्यों कहते? ये फैक्ट्री नहीं हुआ करता था बच्चों, ये जस्ट लाइक कह दें क्या था, ये गोडाउन, एक तरह से एक प्रकार का गोडाउन था कि अंग्रेज यहां से कच्चे माल को जमा करते थे। यहां अंग्रेज या कोई भी फ्रांसीसी कह दे या कोई भी यूरोपीय कंपनी यहां जमा करते थे। जमा करने के बाद ये अपने देश ले जाते थे, वहां से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तैयार करते थे, फिर ये लाके यहां जमा करते थे और भारत में फिर सेल करते थे, बेचते थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि फैक्ट्री नहीं था, गोडाउन मान ले। लेकिन अब गोडाउन अच्छा नहीं लगेगा ना कहने में, तो इतिहासकारों ने इसे एक नया नाम दे दिया, फैक्ट्री। 1742 में भारत में एक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और डुप्ले ने भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य को बढ़ाने की नीति शुरू की और राजनीतिक अधिपत्य की शुरुआत की, जैसे अंग्रेजों ने किया, जिससे अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ फ्रांसीसी का कर्नाटक युद्ध के रूप में संघर्ष हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। वांडीवास का युद्ध ये फाइनल युद्ध रहा, किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और यही युद्ध के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो जाता है भारत में। बैटल ऑफ वांडीवास अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1760 जो डिसाइसिव रहा यानी निर्णायक रहा। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वांडीवास की लड़ाई भारत में फ्रांसीसी अस्तित्व के लिए निर्णायक लड़ाई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में लगभग अपनी सारी संपत्ति खो दी। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां समाप्त हो गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर स्वीडिश तो भी था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1731 में आई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया जरूर, लेकिन देखा यहां के पहले से ही महान महान हस्ती पड़े हैं, महान महान कंपनियां हैं। इसने अपना व्यापार को उठाया और चाइना शिफ्ट कर दिया, यानी
केवल हम जिक्र करते हैं कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन की भारत आई जरूर, लेकिन आने के बाद पूरा व्यापार अपना कहां लेके चली गई? चीन में, चाइना में। आपके मन में चल रहा होगा एक चीज और कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ईस्ट क्यों? बच्चों समझना, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। यूरोपीय कंपनी की बात करेंगे तो यूरोपीय कंपनी भारत आई थी व्यापार करने। भारत कहां है? भारत ईस्ट में है, भारत ईस्ट में है। और यूरोपीय कंपनी का जो एम था व्यापार करने का भारत से, तो इसलिए कंपनियों ने अपने नाम के आगे क्या लगा रखा? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी भैया इसको व्यापार करने के लिए ईस्ट में आना था, इसलिए इसने अपने नाम के आगे ईस्ट लगा रखा था, और कोई कारण नहीं है। आ रही बातें समझ में? तो ये था कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे कैसे होता है, किस कारण से हुआ, और कौन सी कंपनी भारत में टिक गई। तो आपको पता है कि कौन सी कंपनी टिकी, और उस कंपनी की लड़ाई लड़ेंगे, उस कंपनी से लड़ाई लड़ी जाएगी भारत में वर्चस्व की, जिसे हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का युद्ध, मॉडर्न इंडिया पार्ट 2, यानी नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में क्यों हुआ, ये मैं आपको समझा पाया। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो या किसी भी तरह का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए और फिर आप रिप्लाई करना मैसेज के जरिए या फिर वाया कॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है।